अरे यह कमरे का क्या हाल बना रखा है रुचिता। कमरे के फर्श पर फैले सामान को देखकर बसुआ ने पूछा। माँ, राघव ने जो हीरे का कंगन शादी की वर्षगांठ पर दिया था वह नहीं मिल रहा। सारा सामान निकाल कर देख लिया, पता नहीं कहाँ है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, कहीं खो तो नहीं गया। यहीं अलमारी में रखा रहता था, बाकी सब चीज़ें हैं, बस वही नहीं है। राघव को बहुत बुरा लगेगा और नुकसान हो जाएगा सो अलग। रुचिता ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जाएगा कहाँ, घर में ही होगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएगा। बसुधा ने रुचिता की परेशानी कम करने को बात टाल दी, लेकिन वह भी सोच में पड़ गई कि रुचिता के कमरे में कभी कोई बाहर वाला नहीं जाता। कोरोना की वजह से आजकल सफाई वाली भी नहीं आ रही, और रुचिता इतनी लापरवाह भी नहीं कि इतनी कीमती चीज़ कहीं भी रख दे। फिर कंगन जा कहाँ सकता है। यूँ तो बसुधा और रुचिता दोनों सास बहू हैं, लेकिन आपस में बंधन बिल्कुल माँ बेटी जैसा था। वसुधा के एक ही बेटा था, राघव, जो आईआईटी से बीटेक करके अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीईओ था। जब राघव 5 साल का था तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था, क्योंकि उसके पिता के अपने ही कार्यालय की एक महिला से संबंध थे। वसुधा ने तब से अकेले ही राघव की परवरिश की थी। उसने राघव को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। राघव पढ़ाई में होशियार था, सो उसका चयन आईआईटी में हो गया। वहीं कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया और अब 15 साल बाद वह सीईओ बन गया था। इसी बीच वसुधा ने उसके लिए रुचिता को पसंद कर 2 साल पहले दोनों की शादी करवा दी थी। उसने सोचा अब एक बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। रुचिता भी वसुधा को माँ की तरह मानती थी। दोनों को देखकर लोग अक्सर उन्हें माँ बेटी समझते थे। शाम को जब राघव अपने दफ्तर से लौटा तो रुचिता ने उससे पूछा कि कहीं उसने वह कंगन कहीं रख तो नहीं दिया। लेकिन राघव ने भी कहा कि उसे कंगन के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो रुचिता की सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता देख राघव ने उसे गले लगाकर कहा, अरे क्यों परेशान हो रही हो, मिल जाएगा। और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम पर ऐसे कई कंगन कुर्बान। चलो रोना बंद करो और अपने हाथ की बढ़िया चाय पिलाओ। रुचिता मुँह हाथ धोकर चाय तो बना लाई, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था। राघव ने उसे बताया कि उसके ऑफिस के कुछ साथी अगले दिन रात के खाने पर आने वाले हैं। उसने कहा, तुम माँ के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेना। रोज़ तुम्हारे हाथ के बने टिफ़िन की तारीफ़ करते हैं, सो मैंने उन्हें घर पर बुला लिया। तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, रुचिता ने कहा। तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। रुचिता को वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक़ था और राघव को खाने का। वह रोज़ नई नई रेसिपी बनाकर राघव को खिलाती। वह भी उसके खाने की खूब तारीफ़ करता। अगले दिन रुचिता ने सारा घर साफ़ किया और बढ़िया सजावट करके रसोई में जुट गई। वह जानती थी क्योंकि राघव के दफ्तर के लोग आ रहे थे, सो वह उसके मान सम्मान का प्रश्न था। उसने शाम तक बढ़िया स्नैक्स, सूप, मेन कोर्स के लिए दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, स्टफ्ड टमाटर और दही भिंडी और मीठे में फ्रूट क्रीम बनाई। और फिर वह खुद तैयार होने चली गई। आखिर उसे भी तो सीईओ की पत्नी जैसा लगना था। अभी वह कपड़ों की अलमारी खोलकर सोच ही रही थी कि क्या पहने, तभी वसुधा ने आकर कहा, सूट या साड़ी मत पहन लेना, कोई राघव की पसंद की ड्रेस निकाल कर पहन लो, उसे अच्छा लगेगा। रुचिता खुश हो गई और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में राघव के साथ उसकी मित्र कनिका और उसके 4 दोस्त आ गए। रुचिता ने सभी का स्वागत किया और सबको बैठाकर सूप और स्नैक्स लेने रसोई में चली गई। इसी बीच वसुधा एक बार सबसे मिलकर अपने कमरे में चली गईं। राघव माँ को बुलाने गया तो वसुधा ने कहा, तुम बच्चे लोग मौज करो, मैं यहीं आराम करूँगी, मेरा खाना यहीं भिजवा देना। घर की साज सज्जा देखकर और रुचिता के हाथ का खाना खाकर सब उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। राघव भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि तभी रुचिता की निगाह कनिका के कंगन पर गई। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह जान गई कि यह वही कंगन है जिसे वह ढूंढ रही थी, लेकिन यह कनिका के पास कैसे? तभी उसके दिमाग ने कहा, राघव के अलावा कौन दे सकता है? पर फिर उसके दिल ने कहा, नहीं, राघव मुझे धोखा नहीं दे सकता। एक बार फिर उसके दिमाग ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, सबूत तुम्हारे सामने है और तुम नकार रही हो। फिर भी रुचिता ने सोचा कि बिना पूरी छानबीन के वह राघव से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी।
उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि इसी समय वह घर छोड़कर कहीं चली जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कनका के साथ बैठकर उससे बातें करने लगी। उसने उससे कई और बातें पूछीं, जिनसे उसे पता चला कि वह एक गरीब घर की महत्वाकांक्षी लड़की है। अब वह कनका को कुछ कुछ समझ रही थी। इसी बीच मौका पाकर वह सारी बातें अपनी सास को बता आई। बसुधा एक बार फिर अंदर से आकर सबके साथ बैठ गईं और कनका को देखती रहीं। वे मान रही थीं कि पूरी गलती उनके बेटे की है, लेकिन उनका अनुभव कह रहा था कि लड़की भी कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। वे ये सब सोच ही रही थीं कि सब लोग जाने लगे। रुचिता राघव से सबको दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहकर बसुधा को एक कोने में ले गई और उनसे बोली, माँ जी, अभी आप राघव से कुछ मत कहना। मैं इस लड़की के बारे में कुछ और भी पता करना चाहती हूँ। तब तक हम घर में हमेशा की तरह शांत ही रहेंगे। बसुधा ने रुचिता के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे की गलती है और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। यह कहकर बसुधा सोने अपने कमरे में चली गई, मगर उनकी आंखों में नींद कहाँ। उन्हें लगा जैसे एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो राघव के पिता ने उनके साथ किया, वही राघव रुचिता के साथ कर रहा है। आखिर यह अपने बाप की ही औलाद निकला। उनका मन लगातार राघव के प्रति गुस्से से भर रहा था। दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि रुचिता क्या करेगी। इतनी अच्छी लड़की राघव को और इस घर को कभी नहीं मिलेगी। इसी उलझन में उनकी आंख कब लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह राघव नाश्ता करते हुए रुचिता से कह रहा था, कल तो तुमने मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। सब मेरी बीवी को देखकर जल फूक गए। मैं बहुत खुश हूँ कि माँ ने मेरी शादी तुमसे करवाई। ये सब सुनकर बसुधा का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक नज़र रुचिता की तरफ देखा तो उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। बसुधा चुप बैठी नाश्ता करती रहीं और फिर सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर में राघव भी दफ्तर चला गया। अब रुचिता जाकर अपनी सास के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर रखकर खूब रोई। रात से सुबह तक का वक्त उसने कैसे काटा, यह वही जानती थी। बार बार उसकी इच्छा हो रही थी कि राघव का कॉलर पकड़कर उससे पूछे कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ न कहकर चुप रहने का फैसला उसका अपना था। बसुधा भी रोती हुई बहू को कोई दिलासा न दे सकी। बस उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रहीं और बोलीं कि बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। जब रोकर रुचिता का मन हल्का हो गया, तब बसुधा ने उससे पूछा, अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तुमने राघव से कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर रुचिता बोली, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। मैं उनकी बात को आजमा कर देखना चाहती हूँ। मैं कोई भी फैसला सोच समझकर ठंडे दिमाग से करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने एक जासूस से बात की है। मैं पहले राघव और कनका के बीच के संबंधों की गंभीरता जानना चाहती हूँ, और ये भी कि यह कनका कैसी लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चला रही है। अगर राघव को वापस लाने का कोई भी रास्ता है तो मैं उस पर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया है। उसकी बातें सुनकर बसुधा का दिल उसके लिए असीम स्नेह और सम्मान से भर गया और उसने फिर रुचिता को गले लगाकर कहा, बेवकूफ़ है मेरा बेटा, जो हीरे जैसी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है, और मैं हमेशा ठीक उसी तरह तुम्हारा साथ दूंगी जैसे मुसीबत में अपनी बेटी का देती। 2-3 दिन यूँ ही निकल गए। बसुधा रुचिता के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रहीं, ठीक वैसे ही जैसे अब उसकी अपनी माँ उसके साथ रहती। चौथे दिन राघव के ऑफिस जाने के बाद वह जासूस रुचिता से मिलने आया और उसे कुछ चित्रों के साथ कनिका के बारे में सारी जानकारी दे गया। उसने ध्यान से वे सारे कागज़ देखे और एक प्लान बनाकर बसुधा को उसमें शामिल कर लिया। रुचिता जानती थी कि राघव की कंपनी में सबकी तनख्वाह के खाते एक्सिस बैंक में हैं, सो उसने एक नए नंबर से एक्सिस बैंक कर्मचारी बनकर कनिका को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि लकी ड्रॉ में उसका एक लंच कूपन निकला है 2 महिलाओं के लिए, और अगर वह आना चाहती है तो बैंक ताज होटल में उसके लिए जगह आरक्षित करेगा। ताज का नाम सुनकर कनका फंस गई और उसने हाँ कह दिया। रुचिता ने अगले दिन के लिए 2 टेबल बुक करवाईं और सबसे पहले ताज पहुंच गई।
कनका भी शर्त के अनुसार अपनी एक सहेली को लेकर पहुंची। इधर वसुधा जी राघव को लंच ताजमा करने के लिए यह कहकर ले गईं कि रुचिता बाहर गई है सहेलियों के साथ और वे बोर हो रही हैं। राघव को उनकी बात अजीब तो लगी थी, लेकिन माँ ने कहा है, यह सोचकर उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जैसे ही रुचिता ने देखा कि सब आ गए हैं, उसने वसुधा को फ़ोन मिलाया और खुद जाकर कनका के बराबर में बैठ गई। उसने वसुधा को पहले ही समझा दिया था कि फ़ोन का स्पीकर चलाकर सारी बातें राघव को सुनवा दें। यूँ अचानक रुचिता को देखकर कनका बुरी तरह चौंक गई। वह कुछ बोलने को ही थी कि चित्र उसके सामने रख दिए। उन्हें देखकर तो कनका जड़ हो गई। अब उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से बस इतना बोली कि ये सब आपके पास कैसे। रुचिता ने जवाब में कहा कि तुमने मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की है। कुछ तो मुझे भी करना ही था, सो मैंने तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवा लिया। यही नहीं, तुम्हारे घर का पता भी। सोच रही हूँ कि ये सभी तस्वीरें तुम्हारे माता पिता को भेज दूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले शहर में उनकी लड़की कितनी मेहनत कर रही है, कितनी मेहनत से राघव को फंसाकर उनके पैसे से अपने महंगे महंगे शौक पूरे कर रही है। अब तो कनका की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने लड़खड़ाती जुबान से बस इतना ही कहा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, मेरे माँ बाप शर्म से मर जाएंगे। मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी और आप लोगों को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं आपके पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह तो मेरे महंगे शौक पूरे कर रहा था, इसलिए। इससे ज़्यादा राघव सुन नहीं सका और उठकर उनकी मेज पर आकर खड़ा हो गया। उसकी निगाह उन तस्वीरों पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा और पश्चाताप दोनों साथ दिखाई दिए। उसने देखा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है और उसने कनका को सिर्फ वहां से चले जाने का इशारा किया, लेकिन रुचिता ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उससे कहा कि मेरी अब एक और चीज़ तुम्हारे पास है। अब रुचिता की निगाह उसके हाथ के कंगन पर थी। कनका ने जल्दी से वो कंगन उसे वापस किया और वहाँ से निकल गई। राघव ने कुछ कहना चाहा ही था कि रुचिता ने उससे कहा, आशा करती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा कि कोई जब विश्वासघात करता है तब कैसा लगता है। चलो बाकी बातें घर जाकर करेंगे, सब देख रहे हैं। घर पहुँचे तो वसुधा बेटे पर टूट पड़ी। बोली, तूने मुझे बहू को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पर कितना नाज था, लेकिन तू भी अपने बाप जैसा निकला। बचपन से लेकर आज तक तू अपने बाप से नाराज़ है, लेकिन तुझ में और उनमें क्या फ़र्क है। उन्होंने भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ धोखा किया और तूने भी अपनी पत्नी के साथ धोखा किया। आखिर तू है तो उन्हीं की औलाद। यह सुनकर राघव फूट फूट कर रोने लगा और अपने घुटनों पर बैठकर वसुधा से बोला, ऐसा मत कहो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, उनका नहीं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग, तू उसका गुनहगार है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो मैं भी कर दूंगी, और अगर वह घर छोड़कर गई तो मैं भी अपनी बेटी के साथ चली जाऊंगी। वसुधा ने कठोर स्वर में कहा। राघव रुचिता की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, रुचिता वैसे तो मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ, पर फिर भी क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी। मैं वादा करता हूँ भविष्य में कभी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। क्या तुम एक बार इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ नहीं कर सकती। रुचिता ने कुछ रुककर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यह भी सच है कि इस शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करने के लिए और तुम्हें माफ़ करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। आशा करती हूँ तुम समझोगे। हाँ रुचि, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी। राघव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रुचिता ने अपनी सास की तरफ देखकर कहा, माँ, सास होने के बावजूद आपने अपने बेटे का नहीं मेरा साथ दिया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूँ। वसुधा उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुम बहुत समझदार हो बेटा। अपनी सूझबूझ से तुमने यह घर टूटने से बचा लिया। मैंने वही किया जो मैं अपनी बेटी के लिए करती। हम अक्सर कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जबकि सच यह है कि अधिकतर सासें ही कभी माँ नहीं बन पाती। अगर सासें माँ बन जाएं तो बहुएं अपने आप बेटियाँ बन जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।